चलो बच्चों, देखो फटाफट जल्दी से कुछ चर्चा कर लेते हैं, तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आप में से सभी बच्चों का पेपर जो है वो आने वाली 1 फरवरी फरवरी महीने की शुरुआत में ही आपका पहला पेपर है 2025। और मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों का जो है लगभग लगभग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस क्लास में, उन सभी बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर हो सकता है। मे बी आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स का पेपर अलग होता है, कॉमर्स वालों का अलग होता है। तो ये आप देख लेंगे। नंदिनी कंफर्म कर देगी कि नंदिनी तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर कब है। अच्छा, एक साथ ही है, इसका मतलब दोनों पेपर, दोनों बच्चों का पेपर, या शिफ्ट अलग है? किस शिफ्ट में है? और कॉमर्स वालों, तुम्हारा जो एग्जाम है इकोनॉमिक्स का वो किस शिफ्ट में है? सेकेंड शिफ्ट में ही है, हाँ। सारे बच्चों ने मुझे एडमिट कार्ड भेजा था। जिन जिन ने भेजा है, मैं याद के तौर पर आपका एडमिट कार्ड प्रिंट करा के अपने पास रख लिया हूँ कि सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि और जिन बच्चों ने नहीं भेजा है वो कृपया करके अपना एडमिट कार्ड मुझे भेज देंगे तुरंत। ठीक है, तो सब बच्चों का जो है वो फर्स्ट शिफ्ट नहीं, सेकेंड शिफ्ट में ही है। 2 बजे से लेके 5:15 बजे तक आपका एग्जाम का जो है वो समय है। देखो, आज 25 तारीख हो गया, कल 26 तारीख है, रिपब्लिक डे। और उसके बाद क्या है कि आपको 27 एग्जाम के लिए जो मिलने वाले हैं वो आपको मिलेगा भैया। 27, 28, 29, 30 और 31। 27, 28, 29, 30 और 31, मतलब कुल मिला के अगर आज और कल को छांट तो तुमको बिल्कुल आज़ादी का दिवस नहीं मनाना, रिपब्लिक डे तुमको नहीं मनाना है। गणतंत्र दिवस, तुम्हारा अपना गणतंत्र दिवस एग्जाम के बाद मनेगा। तो देखो, अब इन आखिरी के 5 दिनों में जाहिर सी बात है, अभी तक आप सब सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे होगे, अभी भी आप कर सकते हो अगर आपको इकोनॉमिक्स पर पूरा कमांड है। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ, वैसे बच्चे हाथ उठा ले जिनको इकोनॉमिक्स विषय में बिल्कुल माने कॉन्फिडेंस नहीं आया, वैसे हाथ उठा लो, उनके लिए अलग प्लान है। और जिनके पास कॉन्फिडेंस है उसके लिए अलग प्लान है। जिनको इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक हाथ उठाया कोमल का, एक हाथ उठाया अंकित का। ठीक है, विक्रम, तुम्हारी मुस्कुराहट में ही तुम्हारा हाथ है। तुमको क्लैरिटी है विक्रम, या तुम्हें भी दिक्कत है? कॉन्फिडेंस है या नहीं? ईमानदारी से उठाना है, यहाँ कोई भाई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग प्लान है। आ क्या आएगा? 90+ नंबर अबे यार, मैं पूछता हूँ क्या ये शुरू से बताता है क्या? माने 90% नंबर आने का मतलब है कि पूरी कॉन्फिडेंस है तुमको, यही ना? हाँ, ठीक है। 90+ का सपना पहले पहले से ही ये सोच के मत बैठो, क्योंकि बिहार बोर्ड कई बार एवरेज मार्किंग कर देता है, अभी तक करता था। इस साल क्या करेगा वो तो मैं जाऊंगा तो पता चलेगा। लेकिन अभी तक के पेपर में क्या करता था कि एवरेज मार्किंग का मतलब हुआ बिना देखे ऑन एन एवरेज सब बच्चों को 70-75, पिछले साल खासकर यही किया था। खैर एनीवे, तो बात कॉन्फिडेंस की है। तो जिनको भी कॉन्फिडेंस इकोनॉमिक्स विषय में नहीं है उनको क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात तो आप यही याद रख लीजिए कि जो मैंने एमसीक्यू का सीरीज का आपको नोट्स भेजा है और जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको लिस्ट भेजा है, आप केवल उस पर ही कंसंट्रेटेड रह के अगले 5 दिन इस सब्जेक्ट की तैयारी करें। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, अब जैसे मैं पूछूंगा अकाउंट्स में किसको किसको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोमल उसमें फिर हाथ उठाएगी। इंग्लिश में किसको किसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसमें फिर हाथ उठाएगी। तो इसको जरूरत है महाकुंभ घूम के आने की, अपने पापों को धुल के आएगी तो ही इसका दिमाग काम करेगा। ठीक है, हजारों साल बाद लगा है। खैर एनीवे, तो वैसे सारे बच्चे, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया है, सब्जेक्टिव का भी, ये सारे बच्चों को वही करना है। और एमसीक्यू का
जो भी मैंने लिस्ट आपको दिया है ये तो सबसे पहले कर लेना है। व्हाट टू डू, मैं एक काम करता हूं यहां लिस्ट बना देता हूं कि व्हाट टू डू, ऐसे समय में आपको क्या करना है। व्हाट टू डू, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? रिवीजन ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और सबसे खास बात यह है कि ये मैंने आपको दे रखा है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज से आपको भी ये फायदा हो रहा होगा कि कोई चैप्टर आप रिवाइज करते हो, उससे रिलेटेड चीजों को आप लगातार देख लेते हो। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरी प्रायोरिटी क्या देनी है? एमसीक्यू क्वेश्चन अभी तक आपने बहुत सारे बना लिए होंगे, बस उसी को एक बार क्या कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पर आपने टिक भी लगाए होंगे। पहले तो मैं ये कहा था कि जो भी मैंने एमसीक्यू का आपको ये लिस्ट भेजा है, आप इसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाया है तो आपके फिर किसी काम का नहीं है, फोन में वो फील नहीं आ पाती है। इसीलिए पीडीएफ निकलवा करके ही आप इसकी प्रैक्टिस करें। और मैं बार बार ये बात आपको दावे के साथ कहता आ रहा हूं कि जो सीरीज मैंने आपको एमसीक्यू का दिया है, इस एमसीक्यू में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। वो आप एग्जाम दे के आइएगा तो मैं चर्चा करूंगा, सेम दिन चर्चा कर लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे नोट से थे। 1 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मैं भी कहीं नहीं जा रहा, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। उससे बेहतर है कि जो बता रहा हूं इतने को करके जाइए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों चीजें हो गई। पीडीएफ नहीं निकलवाए हैं एमसीक्यू का, निकलवा लीजिएगा, कल 26 जनवरी है। तीसरा, जो मैंने आपको कंसेप्ट नोट्स दिया है, आपको बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जो मैंने आपको कंसेप्ट नोट्स दिया है, और मजे की बात क्या है कि इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर का मैंने ये आपको कंसेप्ट नोट्स दिया है। इसको बस केवल आपको रीड करना है, इसको अब याद करने के पीछे नहीं भागना है। जिनको याद है पहले से वो केवल रीड करेंगे, जिनको नहीं याद जिनको याद है वो तो रिवाइज कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं याद है वो एक बार जरूर रीड कर लेंगे, चाहे वो नेशनल इनकम के चारों चैप्टर का नोट्स हो, चाहे वो मनी बैंकिंग का नोट्स हो, गवर्नमेंट बजट का नोट्स हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का नोट्स हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट का नोट्स हो। ठीक है। इस नोट्स को पढ़ने से क्या फायदा होगा? ऊपर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करने के लिए कहा है, इसमें आपको आंसर जो है यहां से देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप सब इन क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना। अगर आपने आंसर बनाया है तो आप इसी आंसर को, जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया होगा 1-1.5 महीने पहले, उसी को आपको रिवाइज करना है। नोट्स को बस केवल रीड कर जाना है, क्योंकि नोट्स को हम लोग डिस्कस किए हैं, क्लास में समझे हैं, उसकी बातें जो हैं हमारे ध्यान में हैं। नोट्स पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि सब्जेक्टिव का तो आपने आंसर तैयार कर लिया है, ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में मदद करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये नोट्स आपको मदद करेंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है। इसके सिवा मुझे नहीं लगता आपको कुछ और करने की जरूरत है। अब सवाल ये है, ये तो आपका हो गया कि आपको किस किस रिसोर्सेज से, मतलब आपको किस किस स्टडी मटेरियल तक स्टिक रहना है। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट एंड समराइज्ड वे में बताऊंगा, जिससे आपकी पढ़ाई जो है काफी आसानी तरीके से हो पाए, इफेक्टिव तरीके से, और आप बेस्ट रिजल्ट लेकर के आ पाए। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं, और जो क्लास नोट्स दिए हैं, कोई किताब नहीं पढ़ना, इसके सिवा कोई भी एक्स्ट्रा चीज करना ही नहीं है। क्या मेरी यहां तक की बात सभी बच्चों को पल्ले पड़ी? हाँ या ना? हाँ जी। ये हमारी डिस्कशन का पहला अध्याय था। अब हमारी डिस्कशन का दूसरा अध्याय शुरू होगा कि रिवीजन प्लान हम कैसे रखें। ये तो हो गया कि करना क्या है, कहां से करना है। अब करना कैसे है ये जरा देख लेते हैं। व्हाट टू डू का जवाब मैंने आपको दे दिया। अब मैं चाहूंगा कि मैं आपको जवाब दे दूं हाउ टू डू। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, हाउ टू डू। ये आपको पता है या इस पर भी चर्चा मैं कर लूं? जल्दी से अपना अपना बता दे मुझे। ये आपको पता है हाउ टू डू, या मैं चर्चा करूं? हाँ जी, बाकी बच्चे भी बोले, जल्दी अपना अपना बोल दें, बता दूं। हाँ जी,
नंदनी बता दीजिए। ठीक है, वैसे तो पिछली बार मैं आया था तो भी आपको बताया था, इस बार भी बता ही देता हूं दोबारा से। सबसे पहले आपको जो अपना रिवीजन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला जो यूनिट आपको रिवाइज करना है, फिर से मैं वही कहूंगा, जो सबसे मुश्किल वाला था, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, वो सबसे पहले करेंगे, दैट इज नेशनल इनकम। और बिहार बोर्ड के बच्चे इस रिवीजन प्रैक्टिस के दौरान इसमें बताए गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए थे, ये आपको नहीं करना प्रैक्टिस। केवल फॉर्मूला जरूर देख लेना है, ग्रॉस को नेट में कैसे बदलते हैं, नेट को ग्रॉस में कैसे बदलते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे बदलते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे बदलते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं इससे। लेकिन वो जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे ना, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालो, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालो, ये बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन रिवाइज कर जाना, ठीक है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। ओके सर, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड वाले को नहीं करने हैं तो क्या करना है? अरे कुछ दिन पहले ग्रुप में एक ऑडियो भी सेंड किया था, क्या आप लोगों ने वो सुना था वो ऑडियो? हाँ जी, कोई बच्चा मुझे बता दे उस ऑडियो में क्या था इससे संबंधित। हाँ जी, नेशनल इनकम आपसे निकलवाएगा नहीं, आपसे पूछेगा दूध भात वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? दूध भात वाला क्वेश्चन। बोलेगा कि नेशनल इनकम को निकालने की विधि लिखो, स्टेप्स लिखो, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और 3 मेथड ही है हमारे पास, या तो वैल्यू एडेड मेथड का पूछेगा, या इनकम मेथड का पूछेगा, या एक्सपेंडिचर मेथड का पूछेगा। अब एक बात बताऊं, मजे की बात यार, एक बात बताओ, 2024 के एग्जाम में कोई एक ही मेथड पूछा होगा ना? मेरे हिसाब से शायद एक्सपेंडिचर मेथड पूछा था। तो 2024 में जब एक्सपेंडिचर मेथड पूछा था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2025 में पूछने की कम हो जाती है। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई नहीं पूछेगा, बिल्कुल यूनिक बोर्ड है हमारा, हमारा जैसा कोई नहीं, हम लोग वो कर देते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा है कि तीनों मेथड वैल्यू एडेड के चांसेस कम रहते हैं पूछने के, इनकम और एक्सपेंडिचर में से कोई एक पूछता है, 5 नंबर का सवाल बिल्कुल पूछता है। जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का नोट्स दिया होगा उसमें आप देखना, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा, अगर ध्यान से उसको किए होगे तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टेप्स की भाई साहब 2 से 3 बार लिख के एकदम कंफर्म हो जाना, 2 2 बार 3 3 बार तीनों मेथड लिख लेना कि ये बिल्कुल जुबान पर याद हो जाए, 5 नंबर का सवाल है। क्लियर है? नेशनल इनकम खत्म होने के बाद आप अपना यूनिट 2 इसमें आपको क्या करना है, एडी और एएस वाला, जिसमें आपको बड़ी समस्या हुई थी, एमपीसी एपीसी, एमपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, याद है? हाँ जी, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो ये वाला भी टॉपिक जो है आप एडीएस रिवाइज कर जाओगे तो आप समझ लो कि 30 से 35 नंबर का एग्जामिनेशन में कवरेज आपका हो गया। उसके बाद मनी बैंकिंग रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें दिक्कत नहीं है। और ये पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको रिवाइज कर जाना है भाई साहब, ये आपको रिवाइज कर जाना है केवल 2 दिनों के अंदर में, 2 डेज। मैं अगर बहुत चाहते हो 2 दिन तो बहुत हो गया, क्योंकि भाई अब मैं मान के चल रहा हूं कि 10 10 घंटे पढ़ोगे, 20 घंटे काफी है रिवीजन के लिए, कम से कम 10 10 घंटे की बात कर रहा हूं। अब इतना भी नहीं पढ़ोगे तो खैर कोई बात नहीं है, तुम अपना प्लान खुद कर लो भाई। मैं बता रहा हूँ कि 10 घंटे के हिसाब से बता रहा हूँ, 2 दिन का मतलब 20 घंटे की स्टडी में तुमको ये सारी चीजें कंप्लीट करके बैठ जानी है, विथ क्वेश्चन, विथ कंसेप्ट, विथ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, 5 दिन थे हमारे पास, 5 दिन में 2 दिन कट गए, 27 और 28, 29 और 30, ये आपको देना है। 29 एंड 30 ये आपको देना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन पर, ये आपको देना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन पर। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी तुम एमसीक्यू क्वेश्चन किए होगे और इसका भी तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए होगे, कंटेंट वही पढ़ना है जो मैंने अभी आपको बताया है। एक बात बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लिए हो ना? इसके क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे। बस एक ही चैप्टर ऐसा है जो मैंने तुमको नहीं पढ़ाया और वो चैप्टर है कॉस्ट, वो चैप्टर है कॉस्ट। और इससे भी खूब सवाल पूछता है एग्जाम में, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है इसलिए मैंने उसको इग्नोर करके गया हूं। अगर कहोगे तो इसका शॉर्ट में रिवीजन करा दूंगा, अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, उतना जरूरी नहीं है, उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट है, इस चैप्टर से 2 चैप्टर जुड़े हुए हैं। इसलिए चूंकि मैक्रो का पूरा कवरेज है हमारा, 100% का कवरेज है, और माइक्रो का 80% का कवरेज है, 20% स्किप कर दिया हूं, और एग्जाम में 50% स्किप का चांस है, तो मार्जिन ज्यादा लेके चला हूं। ठीक है, तो नहीं भी करोगे लास्ट मोमेंट पर एक बार ऐसे ही हल्का सा डिस्कस कर दूंगा, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ऊपर ऊपर से बता दूंगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना, लास्ट मोमेंट पे दिक्कत आती है, कंसेप्ट दिमाग में नहीं जाता है, पुरानी चीजें ही काम आती हैं। ठीक है, तो 2 दिनों के अंदर तुमको माइक्रो और मैक्रो पूरा रिवाइज कर जाना है, 4 दिनों के अंदर। अब फाइनली ये आखिरी दिन आ जाएगा, 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे मिनिमम की बात कर रहा हूं, तुम 14 घंटे पढ़ो बहुत अच्छी बात है, ये मत समझना कि 10 घंटे ही पढ़ने हैं, इस टारगेट को बढ़ाओ। कोमल स्क्रीन पर आ जाओ, दिख नहीं रही। अब बचा डे बिफोर एग्जाम, द मोस्ट toughest day for every student and the most excited day for every student, day before exam। इस दिन थोड़ी सी पॉलिसी अलग रहती है। देखो, पढ़ता हर बच्चा है, मैं बार बार बोलता हूं, एग्जाम की तैयारी हर बच्चा करके जाता है और चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे, और अच्छा अच्छा बच्चा एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करके नहीं आ पाता है, कई सारे प्रेशर्स उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। क्लासरूम में टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि आप उस वातावरण को एक बार जरा फील कर लें, लेकिन फिर भी क्लासरूम में आपके माइंड में रहता है कि आज़ादी है, गलती होगा तो सुधार हो जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज के बावजूद आपके ऊपर हावी रहेंगे, लोग नए होंगे, बच्चे कई सारे होंगे, वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अगर चीटिंग वाला माहौल वहाँ पर है तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, कि आता आता हुआ बच्चा भी गर्दन उठा उठा के देखता है, ऐसे ऐसे मैंने देखा है, उसको लगता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही नहीं है, मैं चीट करके लिखूंगा तो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो इस पर भी मैं एक बार चर्चा करूंगा, ये चीज़ मेरे अंदर भी थी, मैं लाख पढ़ के जाता था, लेकिन जैसे चीटिंग का माहौल बन जाता था ना, ऐसा लगता था यार चीटिंग करके लिखने में ज़्यादा फायदा होगा, अपने से लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये डे बिफोर एग्जाम 31 तारीख को मतलब 30 तारीख को रात में मैं फिर मिलूंगा, तब तक आपको माइक्रो और मैक्रो पूरा रिवाइज कर जाना है। 30 तारीख को बताऊंगा कि 31 तारीख को क्या करना है। बात समझ में आ रही है? इन 4 दिनों में तब तक इतना काम कर लीजिए, 31 तारीख को जॉली मूड में अपन लोग रहेंगे, भंगड़ा करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 31 को कुछ वैसे भी नहीं होने का है भाई, एक दिन में कितना कर लोगे, बस ऊपर ऊपर से बस पेज फ्लिप होता है, क्योंकि एक दिन में माइक्रो मैक्रो पूरा रिवाइज कर लेना है। वैसे हमारे पास एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है, सेकेंड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास 1 तारीख को भी मौका है, दो सुबह के 11 बजे तक, क्योंकि एग्जाम आपका 2 बजे से है। बात समझ में आ रही है? तो मौके आपके पास भरपूर हैं,
इसको आपको सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए, और उन सारी चीजों को ध्यान में एग्जाम हॉल में रखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। किसी को अगर कोई डाउट है इतने सारे डिस्कशंस के बाद, एक बार मैं और समराइज कर देता हूं। 5 दिन बचे हैं और आपको 2-2 दिन के अंदर रिवीजन प्लान बांट दिया। क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है वो भी आपके सामने बता दिया। क्या और कैसे, और इसका जवाब तो बेटा आपको क्यों खुद ढूंढना होगा कि क्यों पढ़ना है। ये मैं आपको नहीं बता सकता। वाई टू स्टडी, ये अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बेशर्मी वाली बात हो जाएगी। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे क्यों पढ़ना है। हाउ, ऑन, व्हाट, इसका आंसर मैं आपको दे दिया। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी?